नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता। तो आज हम देखेंगे कि खाद्य परिरक्षण की हमें आवश्यकता क्यों है और खाद्य परिरक्षण की विधियाँ क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, जिसे हम फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज बोलते हैं, और उसमें हमने देखा था कि खाद्य परिरक्षण की परिभाषा क्या होती है और खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत हमने उसमें देखे थे, वो इससे पहले वाली वीडियोस में देखे थे। ठीक है, और आज हम देखेंगे खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है और खाद्य परिरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती है, ये देखेंगे। आज जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी पार्ट 2। तो देखते हैं कि खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता हमको क्यों होती है। खाद्य परिरक्षण की हमको आवश्यकता क्यों होती है? पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी। जब हम अपने फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं तो उससे हम अपने फूड के पोषक मूल्यों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। दैनिक आहार में विविधता लाना। अगर जब हमारा फूड स्टोरेज होगा, उसको हम प्रिजर्व करके रखेंगे तो हम अपने दैनिक आहार में, डेली रूटीन में जो फूड हम ले रहे हैं उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मटर को जब हम प्रिजर्व करके रखते हैं तो जिस मौसम में मटर नहीं होता है उस मौसम में भी हम मटर का उपयोग कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त तो फूड प्रिजर्वेशन हम क्यों करते हैं? भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए, हम भोज्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाने के लिए भी फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। ठीक है, और इसके अतिरिक्त हम फूड प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? आर्थिक बचत करने के लिए, पोषण स्तर में सुधार करने के लिए, आपातकालीन स्थिति में के लिए भी हमको फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है। जिस स्थिति, जब अगर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ की स्थिति में जो हमारी फसल होती है वो पूरी नष्ट हो जाती है। तो अगर हमारा फूड स्टोर रहेगा, हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे तो उससे क्या होगा, उस स्थिति में हमको फूड की प्राप्ति हो पाएगी। तो आपातकालीन स्थिति में भी हमको फूड प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। और भोज्य पदार्थों को सभी लोगों तक पहुंचाना, जैसे जम्मू कश्मीर में केसर होता है, उसको पूरे भारत में सभी लोगों तक पहुंचाना, ये इसे ही हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। जब हम केसर को खाद्य परिरक्षण करते हैं, उसका स्टोरेज करते हैं और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं, तो वही उसके लिए हम खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो नासिक का प्याज होता है वो एक मौसम में होता है और जब वो होता है तो उसको व्यापारी लोग स्टोर करते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर सभी लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इसके लिए भी हमें खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और 8th पॉइंट है वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थों को उपलब्ध कराना। इसके लिए भी हमें फूड प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। और 8th पॉइंट है वर्ष भर सभी भोज्य पदार्थों उपलब्ध कराना। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक ही मौसम में होते हैं, जैसे आम, लीची और आलू, प्याज। ये ऐसी सब्जियां हैं या ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो एक ही मौसम में होते हैं। जब हम इनको प्रिजर्व करते हैं और इनको स्टोरेज करते हैं तो हम इसको लंबे समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं या पूरे वर्ष भर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें फूड प्रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हमने देख लिया कि फूड प्रिजर्वेशन की हमको आवश्यकता क्यों है। अब हम पढ़ेंगे कि मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, खाद्य परिरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि खाद्य परिरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहले विधि है उसको हम बोलते हैं भौतिक विधि। ये क्या होती है अभी हम देखेंगे। भौतिक विधियाँ। सेकंड है रासायनिक विधियाँ, कैसे हम फूड को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, उसके लिए कौन कौन सा मेथड का उपयोग किया जाता है, हम उनको देख रहे हैं। जो थर्ड है उसको बोलते हैं किण्वन या खमीरीकरण विधि। ठीक है, खमीरीकरण विधि। और फोर्थ मेथड है अरोगाणुता की विधियाँ। तो अब हम डिटेल में देखते हैं कि भौतिक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, भौतिक विधि में क्या होता है, भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों, जो भौतिक विज्ञान के सिद्धांत होते हैं,
सिद्धांतों के आधार पर खाद्य परिरक्षण यानी कि फूड प्रिजर्वेशन, खाद्य परिरक्षण हेतु कई विधियां विकसित की गई हैं। कई विधियां विकसित की गई हैं। भौतिक विधि में जो सबसे पहले विधि आती है वो आती है पशीतन विधि। हम देखेंगे कि जो पशीतन मेथड होता है वो क्या होता है। जो पशीतन विधि होता है इसमें क्या किया जाता है, जो भोज्य पदार्थ है, भोज्य पदार्थ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। ठीक है, जो पशीतन विधि है इसमें क्या किया जाता है, जो भोज्य पदार्थ का हमारा तापमान होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से या -10 डिग्री सेल्सियस में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे भोजन में सूक्ष्म जीव होते हैं वो या तो मर जाते हैं या फिर वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, या फिर वो मर जाते हैं जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, या वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो जो पशीतन विधि होती है, पशीतन विधि में सिंपल कितना काम किया जा रहा है, इसमें जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसका तापमान कितना किया जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। और 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस में जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो या तो मर जाते हैं या क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे जो सेकेंड मेथड है वो कौन सा है। भौतिक विधियों में फर्स्ट मेथड हमने देखा पशीतन है, और दूसरा क्या है हम उसको देखेंगे। सेकंड कौन सा है, सेकंड है हिमीकरण। हिमीकरण एक विधि जिसे हम फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं। फ्रीजिंग मेथड, इसमें क्या होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, ठीक है, हिमीकरण विधि यानी कि फ्रीजिंग मेथड में क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ के तापमान को कितना किया जाता है, बहुत कम किया जाता है, बहुत कम किया जाता है। पशीतन विधि में हमने देखा था कि 4 डिग्री सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस किया जा रहा है। तो हिमीकरण विधि या फ्रीजिंग विधि में क्या जाता है, जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसका तापमान जो होता है बहुत कम किया जाता है। कितना, 20 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस किया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस तापमान किया जाता है। ठीक है, जो हमारा भोज्य पदार्थ है, हिमीकरण विधि जिसे हम फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं, इसमें हमारे भोज्य पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम किया जाता है। कितना किया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस तापमान किया जाता है भोज्य पदार्थ का। और इस तापमान में जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाते हैं। हिमीकरण विधि जो होती है, हिमीकरण विधि भी 3 प्रकार की होती है। जो पहली विधि होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गहरी विधि। गहरी हिमीकरण विधि, हिमीकरण विधि जिसे हम डीप फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो डीप फ्रीजिंग मेथड या गहरी हिमीकरण विधि है, गहरी हिमीकरण विधि में क्या होता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको 18 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। पहले हमने देखा कि हिमीकरण विधि क्या होती है। हिमीकरण विधि में क्या किया जा रहा है, जो भोज्य पदार्थ है उसको 20 डिग्री सेल्सियस से -0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। और फिर हिमीकरण की भी 3 विधियाँ होती हैं। उसमें जो पहली विधि है उसको हम कहते हैं गहरी हिमीकरण विधि या डीप फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ हैं उनको -18 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है गहरी हिमीकरण विधि में। इस विधि में हम कौन से फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं, जैसे मछलियों, जो मछलियाँ होती हैं मछलियों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, और हरी पत्तेदार सब्जियों को। ठीक है, जो हरी पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उनको और मछलियों को गहरी हिमीकरण विधि से स्टोर करके रखा जाता है।
पहला मेथड देखा हमने हिमीकरण का, गहरी हिमीकरण विधि, जिसको हम डीप फ्रीजिंग मेथड बोलते हैं। और सेकंड मेथड देखेंगे। सेकंड मेथड होता है चिल्ड स्टोरेज। सेकंड है चिल्ड स्टोरेज। चिल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है, जो फूड होता है, चिल्ड स्टोरेज में जो भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थों को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से -45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ठीक है, चिल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है, इसमें जो भोज्य पदार्थ हैं उसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से -45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। ये चिल्ड स्टोरेज के अंतर्गत किया जाता है। इसमें चीज़, पनीर को हम 45 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखते हैं और अंडा, दूध, दही को 35 डिग्री फ़ारेनहाइट से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। अब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे, कोल्ड स्टोरेज क्या होता है। कोल्ड स्टोरेज में क्या किया जाता है, जो हमारा फूड होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस से -32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। कोल्ड स्टोरेज में जो हमारा फूड होता है उसको 0 डिग्री फ़ारेनहाइट से -32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 32 डिग्री है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है भोज्य पदार्थों को। और जो कोल्ड स्टोरेज है इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर इसका उपयोग किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जाता है कोल्ड स्टोरेज का। ठीक है, तो खाद्य परिरक्षण की विधियों में जो हमने सबसे पहले विधि पढ़ी उसको पढ़ा हमने भौतिक विधि। हम पढ़ रहे भौतिक विधि में जो सबसे पहले पढ़ा वो पढ़ा प्रशीतन विधि, सेकंड पढ़ा हिमीकरण विधि। और हिमीकरण विधि के अंतर्गत भी 3 विधियाँ आती है। सबसे पहले हमने डीप फ्रीजिंग मेथड पढ़ा, सेकेंड हमने चिल्ड स्टोरेज पढ़ा और थर्ड पढ़ा हमने कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, अब हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण की भौतिक विधियों के अंतर्गत। ठीक है, भौतिक विधि के अंतर्गत हम थर्ड मेथड पढ़ेंगे। थर्ड मेथड है गैस स्टोरेज। गैस स्टोरेज में क्या किया जाता है, गैस का उपयोग करके, गैस स्टोरेज में गैस का उपयोग करके भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जाता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जाता है। गैस स्टोरेज में क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गैस स्टोरेज में हम गैस का उपयोग करके भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाते हैं। इसमें क्या होता है, जो भोज्य पदार्थ है उसकी प्रकृति के अनुसार, कैसा हमारा भोज्य पदार्थ है उसकी प्रकृति के अनुसार हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भिन्न भिन्न प्रतिशत के अंश में प्रभावित की जाती है। जो हमारा भोज्य पदार्थ है, जो भोज्य पदार्थ है वो किस प्रकार का भोज्य पदार्थ है उसके अनुसार उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको भिन्न भिन्न प्रतिशत, मतलब जिस प्रकार का भोज्य पदार्थ होगा अलग अलग प्रतिशत के आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाता है। और इससे जो हमारा फूड होता है वो अच्छे तरीके से स्टोर हो पाता है, प्रिजर्व हो पाता है। और जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे भोज्य पदार्थों को खराब नहीं करते हैं। अब हम फोर्थ मेथड पढ़ेंगे, ड्राई फ्रीजिंग मेथड। फोर्थ मेथड कौन सा है, शुष्क हिमीकरण विधि। हिमीकरण विधि जिसको हम बोलते हैं ड्राई फ्रीजिंग मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, शुष्क हिमीकरण विधि या ड्राई फ्रीजिंग मेथड में, जो ड्राई फ्रीजिंग मेथड है इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं। डिहाइड्रो फ्रीजिंग क्यों कहते हैं, जो शुष्क हिमीकरण विधि है इसे हम डिहाइड्रो फ्रीजिंग मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें से जो नमी की मात्रा है उसको बाहर निकाला जाता है, यानी कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसको सुखाया जाता है। ठीक है, उसमें से जो जल की मात्रा है उसको बाहर निकाला जाता है। और जब हमारे भोज्य पदार्थ में जल की मात्रा नहीं रहती है तो उससे जो हमारा भोज्य पदार्थ होता है वो लंबे समय तक चलता है। ठीक है,
ड्राई फ्रीजिंग मेथड में क्या किया जा रहा है, इसको हम डिहाइड्रो फ्रीजिंग भी कहते हैं। डिहाइड्रो फ्रीजिंग हम इसको क्यों कह रहे हैं, यह विधि निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर आधारित है। ठीक है, निर्जलीकरण यानी कि किसी भी भोज्य पदार्थ में से जल की मात्रा को निकाल लेना ही निर्जलीकरण कहलाता है। जो ड्राई फ्रीजिंग मेथड है, इसको हम निर्जलीकरण तथा शीतकरण पर ही आधारित है। और इससे हम फल सब्जियों को गर्म करके, इस विधि को कैसे किया जाता है, इसमें जो फल सब्जियां हैं उनको गर्म करके उसमें उपस्थित नमी की आधी मात्रा को, जो हमारे भोज्य पदार्थों में नमी की जो आधी मात्रा होती है उसको सुखा दिया जाता है और उसके बाद उसमें हिमीकरण किया जाता है। ठीक है, जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें से जो नमी की आधी मात्रा यानी कि जल के आधी मात्रा को निकाला जाता है और उसके बाद उस फूड को हिमीकरण किया जाता है यानी कि फ्रीज किया जाता है उसके बाद। ठीक है, और ये कौन सी विधि हो गई, इसको हम बोलेंगे ड्राई फ्रीजिंग मेथड। अब जो फिफ्थ टाइप्स का मेथड है उसको क्या बोलते हैं हम, निर्जलीकरण विधि, डिहाइड्रेशन मेथड। इससे पहले हमने क्या बोला, ड्राई फ्रीजिंग मेथड, जिसमें हम भोज्य पदार्थों को ड्राई करते हैं। और फिफ्थ हम पढ़ रहे हैं निर्जलीकरण विधि। निर्जलीकरण विधि क्या होती है, हम इसको देखेंगे। निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन मेथड क्या होता है, निर्जलीकरण विधि में क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पानी की मात्रा को, ठीक है, निर्जलीकरण विधि में क्या किया जाता है, भोज्य पदार्थों में उपस्थित पानी की मात्रा को कम करने की प्रक्रिया, ठीक है, कम करने की प्रक्रिया निर्जलीकरण कहलाती है। निर्जलीकरण यानी कि जल को हटा देना कहलाती है। किन किन भोज्य पदार्थों पे हम ये करते हैं, जैसे कच्चा आम होता है, जब हम कच्चे आम को सुखा देते हैं तो उससे भी जो हमारा आम होता है वो क्या होता है, लंबे टाइम तक चलता है। इसके अतिरिक्त आंवला को जब हम सुखा देते हैं, आंवला का चूरन बना देते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, बारीक बारीक काट के उसको सुखा लेते हैं, तो उससे भी जो हमारा आंवला होता है वो लंबे टाइम तक चलता है। और हरी पत्तेदार सब्जियों को भी काट कर उसमें सुखा कर उनको फ्रीज किया जाता है। और मछली, ठीक है, मछली को भी सुखाकर हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, उसमें से जो नमी जल की मात्रा है उसको बाहर निकाल सकते हैं। फिर निर्जलीकरण की भी जो विधियाँ होती हैं वो अलग अलग टाइप्स की होती हैं। निर्जलीकरण की निम्न विधियाँ होती हैं, जो 2 विधियाँ होती हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। जो निर्जलीकरण की 2 विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, पहली विधि है प्राकृतिक विधि, जो हम फूड को निर्जलीकरण करते हैं वो कैसे करते हैं, पहले है प्राकृतिक विधि और सेकंड है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि, ठीक है, प्राकृतिक विधि में क्या किया जाता है, धूप में सुखाकर हम अपने भोज्य पदार्थ से जो जल की मात्रा है उसको हटाते हैं। और जो कृत्रिम विधि है, कृत्रिम विधि में क्या किया जाता है, इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। कृत्रिम विधि का उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। सबसे पहला है जो इसमें क्या किया जाता है, स्प्रे करके भोज्य पदार्थों को सुखाया जाता है। स्प्रे करके सुखाना, जैसे दूध का पाउडर बनाया जाता है वो भी स्प्रे के माध्यम से या रोलर के माध्यम से बनाया जाता है। और रोलर के द्वारा भी जो भोज्य पदार्थ है उसको सुखाया जाता है, उसमें से जो नमी की मात्रा है यानी कि जल की जो मात्रा है उसको हटाया जाता है। ठीक है, इससे कौन कौन से स्प्रे करके और रोलर के द्वारा जो भोज्य पदार्थ सुखाए जाते हैं, कौन कौन से भोज्य पदार्थ सुखाए, जैसे दूध, फल, अंडा, मांस, मछली को इनके माध्यम से सुखाया जाता है, कृत्रिम विधि के माध्यम से। ठीक है, अब हम जो अगला मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उच्च तापक्रम का उपयोग करके हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो निर्जलीकरण विधि है, निर्जलीकरण विधि में क्या किया जाता है, जो हमारे भोज्य पदार्थ है उसमें से जल की मात्रा को निकाला जाता है। फिर निर्जलीकरण की भी 2 अलग विधियाँ होती है, पहला है प्राकृतिक विधि, सेकेंड है कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में क्या किया जाता है, धूप का उपयोग करके इसको सुखाया जाता है। अगर इसमें धूप का प्राकृतिक विधि के अगर लाभ पूछा जाए तो ये क्या है, खर्चीला नहीं है और आसान विधि है और काफ़ी प्राचीन समय से इसका उपयोग करते हुए आया
करते हुए लोग आ रहे हैं और सरल विधि है, इसमें किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता है। जो कृत्रिम विधि है ये क्या है, इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है और ये खर्चीली विधि है कृत्रिम विधि। इसके लिए हमें मशीनों की उपयोग आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे पास मशीन होंगे तभी हम कृत्रिम विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हम अधिक मात्रा में जो भोज्य पदार्थ हैं उनको क्या कर सकते हैं, सुखा सकते हैं। उनमें से जो नमी की पानी की मात्रा है उसको निकाल सकते हैं। तो दोनों के लाभ भी है, कुछ हानियाँ भी है। ठीक है, ये हमसे पूछने को नहीं आएगा, हमारे एग्जाम्स में नहीं आएगा। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ये जानना है कि निर्जलीकरण की दो विधियाँ हैं, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि में ऐसा होता है कि जो हमारा भोज्य पदार्थ है वो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आता है, तो उससे जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसमें से जल की मात्रा निकल जाती है। और कृत्रिम विधि में क्या होता है, इसका उपयोग व्यापारिक स्तर पर किया जाता है और स्प्रे करके और रोलरों के माध्यम से हम जो भोज्य पदार्थ हैं उनको सुखाते हैं। ठीक है, अगला हम देखेंगे कि उच्च ताप का उपयोग करके हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित करते हैं। सिक्स मेथड जो है वह है उच्च ताप का उपयोग करके हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम आने वाली वीडियो में देखेंगे कि उच्च ताप का उपयोग करके हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो जो हमारे अगले आने वाली वीडियो होगी वो होगी पार्ट 3 वीडियो। अभी तक हमने 2 वीडियो देख चुके हैं। जो पहला वीडियो था उसमें हम देखेंगे खाद्य परिरक्षण कैसे किया जाता है, खाद्य परिरक्षण की आवश्यकता। पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि फूड प्रिजर्वेशन या स्टोरेज क्या होता है। सेकंड हम उसमें देख चुके थे कि परिभाषा क्या होती है। और थर्ड उसमें हम देख चुके हैं कि खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत क्या है। और जो सेकंड वीडियो है जो आज हमने देखा उसमें हमने देखा कि जो खाद्य परिरक्षण है उसकी आवश्यकता हमको क्यों है और उसकी विधियाँ कौन कौन सी है। तो उसमें हम कुछ विधियाँ पढ़ चुके हैं और कुछ विधियाँ जो आगे आने वाली वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेरी आगे आने वाली वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे उच्च ताप का उपयोग करके हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और रासायनिक विधि क्या होती है, किण्वन या खमीरीकरण विधि क्या होती है और रोगाणुता की विधि के माध्यम से हम भोज्य पदार्थों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। यह हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।